कि माननीय मनोज सिन्हा जी को 2014 में इस जनता ने जो है 3 लाख समथिंग वोटों से जिताया था। 2019 में वो जातीय समीकरण के चलते चुनाव जरूर हार गए थे। जब हम आपको यहाँ जिताएंगे तभी आप विकास करेंगे, क्योंकि आपका तो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। तो ये कैसा विकास कि केंद्र में आपकी सत्ता, राज्य में आपकी सत्ता, और अगर गाजीपुर जिला महरूम रहा विकास से, तो इसका मतलब है कि हम अगर बीजेपी को जिताएंगे तभी आप विकास कराएंगे। गंगा पुत्र के बगल में ही प्रयागराज में गंगा में बहती लाशों को देखा हमने। गाजीपुर और बक्सर बॉर्डर पे बिहार और बक्सर के प्रशासन को लड़ते देखा कि ये उनकी लाशें हैं, ये हमारी लाशें हैं। प्रयागराज में हमने मिट्टी में नहीं बालू में दफन हुई उन लाशों को देखा। हम ब्राह्मणों ने एक नियम कायदे के तहत जो है एक अनुमति मांगी थी, और बाकी धर्म तो घर के अंदर की चीज़ है ही है। सड़क पे लाया कौन? जय श्री राम का नारा लगा करके। उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीट मानी जा रही है गाजीपुर, और विकास की बात होती है कि यहाँ के सांसद अफजाल अंसारी ने कोई विकास नहीं किया। अगर विनीत जी मैं आपसे पूछूं, ये आरोप भी लग रहे हैं कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर में कोई विकास का कार्य नहीं किया। देखिए, जो सांसद हैं हमारे अफजाल अंसारी जी, उनकी केंद्र में सत्ता नहीं है। एक बतौर सांसद उन्होंने जो भी काम किया है, काफ़ी काम किया है, इसमें मतलब इनकार नहीं किया जा सकता है। जितनी सड़कें मतलब दिख रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई, वो उन्हीं की देन है, क्योंकि उनके शिलापट वहाँ लगे हुए हैं। लेकिन एक बात और बोली जा रही है सत्ता दल द्वारा कि जो है गाजीपुर में आपके क्या कहते हैं कि विकास की रफ्तार धीमी हो गई इन 5 सालों में मनोज सिन्हा जी के हार जाने के कारण। बड़ी विडंबना की बात है, और ये सुन के बड़ा कष्ट होता है कि माननीय मनोज सिन्हा जी को 2014 में इस जनता ने जो है 3 लाख समथिंग वोटों से जिताया था। और एक चीज़ और बता दूँ, 2019 में वो जातीय समीकरण के चलते चुनाव जरूर हार गए थे। लेकिन आप एक चीज़ गौर करिएगा कि पूरे देश की लोकसभा में जितना वोट इनका बढ़ा था, 4 लाख समथिंग वोट पा करके, वो कभी मतलब जो इतना वोट पा करके जीता नहीं था व्यक्ति, वो उतना वोट उनका प्रतिशत बढ़ा था कि वो उतना वोट पा करके हारे थे। तो 4 लाख समथिंग जो वोटर थे, क्या वो उनके सांसद नहीं थे, या केंद्र में उनकी सत्ता नहीं थी, या राज्य में उनकी सत्ता नहीं है? तो एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ सत्ताधारी दल से कि क्या जब हम आपको यहाँ जिताएंगे तभी आप विकास करेंगे, क्योंकि आपका तो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। तो ये कैसा विकास कि केंद्र में आपकी सत्ता, राज्य में आपकी सत्ता, और अगर गाजीपुर जिला महरूम रहा विकास से, तो इसका मतलब है कि हम अगर बीजेपी को जिताएंगे तभी आप विकास कराएंगे। तो ये कैसा प्यार है इस ज़िले से? तो ये तो मैं खुद सवाल करता हूँ माननीय मनोज सिन्हा जी से कि 5 साल क्या जो है जनता ने इनको 3 बार जिता करके बताया है कि ये मनोज सिन्हा जी हैं, इसी जनपद की जनता ने। तो इस जनपद की जनता ने अगर जातीय समीकरण में उनको चुनाव हरा दिया, तो वो 4 लाख समथिंग वोटर जो उनको वोट किए थे, क्या वो उनके सांसद नहीं थे? क्या उनके लिए उन्हें नहीं सोचना चाहिए था? और यहाँ पर सांसद न रहते हुए भी एक गवर्नर हैं, वो इससे भी बड़े पद पे हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं। वो चाहते तो सरकार से कह करके यहाँ योजनाओं को ला सकते थे और करवा सकते थे। गाजीपुर की जनता देखती कि हमने जिसे हराया वो आज भी काम करा रहा है, तब तो जनता का मन लगता। आपने क्या किया? जो क्षेत्र गहमर का कहा जाता है कि सेना का क्षेत्र है, हर गांव से हर घर से एक या तो सैनिक होगा या तो कोई रहा होगा, उस क्षेत्र में आपने जो है ट्रेनों का ठहराव रुकवा दिया। गहमर भदौरा सेवरा स्टेशन पे उसको हटवा दिया आपने, जो ट्रेनें रुकती थीं। तो ये क्या कि हम चुनाव जीतेंगे तो जनता के लिए काम करेंगे, और हार जाएंगे तो उसी जनता से हम बदला लेंगे। देखिए, जन सेवा जो होती है वो जन सेवा हृदय से होती है, आत्मा से होती है, वोटों से नहीं। अगर उनको लगाव होता गाजीपुर से, तो ये 5 साल की विकास की जो गति धीमी हुई है उसके सीधे सीधे जिम्मेदार माननीय मनोज सिन्हा जी और बीजेपी का सत्तारूढ़ दल है, जो सबका साथ सबका विकास का नारा जरूर लगाता है, लेकिन गाजीपुर की उपेक्षा 5 सालों में होती रही। अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया गठबंधन की,
एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं वहाँ के नेता कि संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण खतरे में है। लेकिन अगर मैं एनडीए के घटक दल या बीजेपी की बात करें तो वो तो कहते हैं यार हमने जितना किया आप सोच नहीं सकते। देखिए, ये आरोप कोई और लगा रहा होता इंडिया गठबंधन के दल का कोई नेता तो शायद एक बार सोचने जनता शायद नहीं सोचती। लेकिन हुआ क्या, जिस व्यक्ति ने नोटबंदी के समय, राहुल गांधी जी ने नोटबंदी के समय जो कहा कि इससे अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी, वही हुआ। जीएसटी से उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय जो कारोबारी हैं या जो स्मॉल इंडस्ट्रियां हैं उनकी कमर टूट जाएगी, वही हुआ। जो है लोग पैदल चले, क्या क्या नहीं हुआ। कोविड में उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फ़्लाइटों को जो है रोक दिया जाए, या जो लोग आ रहे हैं इंटरनेशनल फ़्लाइटों से उनको क्वारंटाइन किया जाए, नहीं तो इस देश में एक सुनामी आएगी। और वो हमने आपने देखा कि गंगा पुत्र के बगल में ही प्रयागराज में गंगा में बहती लाशों को देखा हमने। गाजीपुर और बक्सर बॉर्डर पे बिहार और बक्सर के प्रशासन को लड़ते देखा कि ये उनकी लाशें हैं, ये हमारी लाशें हैं। प्रयागराज में हमने मिट्टी में नहीं बालू में दफन हुई उन लाशों को देखा, कुत्तों से नोचती लाशों को देखा, वो देखा। उसके बाद कृषि कानून बिल, उस पर सरकार को पलटते देखा, उसी राहुल गांधी के उस पर। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो मुद्दा था उस पर हमने इनको पलटते देखा। तो राहुल गांधी ने आज तक जिन जिन मुद्दों पर अपनी बात को प्रमुखता से रखी वो सत्य साबित हुई। तो हम क्यों न माने, और तब क्यों न माने जब हेगड़े जी, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी जब कहते हैं कि हमें 400 इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। आपको संविधान बदलना है या जो भी करना है, सभी समुदाय के लोगों को लेकर के आप बात करिए और कैसे क्या करना है उस पर बात करिए। आप बहुमत के दम पर जो है अपनी तानाशाही की तरफ से अगर ये चीज़ थोपते हैं तो ये देशगृह युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा, जो कि इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, एक आत्मघाती फैसला होगा। ब्राह्मणों की बात हो रही और ब्राह्मणों पे लोग राजनीति भी करते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं इस लोकसभा के चुनाव में ब्राह्मण कहाँ है? देखिए, ब्राह्मणों की अगर बात आप करते हैं, देखिए मैं कोई ब्राह्मणों का, ठीक है मैं ब्राह्मण कुल में हूँ, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण का वंशज हूँ, परशुराम का वंशज हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं। देखिए, ब्राह्मण अगर संयम में है तो राम होता है, और क्रोध में होता है तो परशुराम होता है। लेकिन माफ़ करिएगा, मुझे अपने समाज से बड़ी ही निराशा है। निराशा कैसे है, लोग आरोप लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी रामनवमी नहीं मनाने देती हैं, वो जुलूस नहीं निकालने देती हैं। आपको मैं बता दूं कि दशहरे के समय में वहाँ जो मूर्ति विसर्जन होता है वो हफ्ते भर का होता है, और उनके मुहर्रम एक दिन का होता है। एक दिन वो मूर्ति विसर्जन को रोका जाता है कि उनका मुहर्रम का त्यौहार एक ही दिन का है, तो उनको मना लेने दिया जाए, बाकी हमारे मूर्ति विसर्जन होता रहेगा। उसको ये लोग जो है मुद्दा बना करके और ममता बनर्जी जी पे जो है आरोप लगाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ और सोचिए, इसी गाजीपुर का एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी परशुराम जयंती थी, और उस परशुराम जयंती पर ब्राह्मण रक्षा दल, दो मंच हैं हमारे ज़िले में, ब्राह्मण रक्षा दल और ब्राह्मण जन सेवा मंच, इन दोनों ने एसडीएम सदर, जिलाधिकारी से बात करके परमिशन मांगी परशुराम जयंती मनाने के लिए, और उधर एसडीएम कासमाबाद से उन्होंने परमिशन मांगी, ब्राह्मण रक्षा दल ने, वहाँ पे जो है परशुराम जयंती मनाने के लिए। लेकिन उनको परशुराम जयंती पर जो है मनाने के लिए चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए जो है उनको अनुमति नहीं दी गई। जानते हैं क्यों नहीं दी गई? क्योंकि जो मोदी के चुने हुए चुनावी राम को लाए थे, उस दिन वो नामांकन करने आए थे, इसीलिए परशुराम बिसराए गए थे। परशुराम को इसीलिए बिसराया गया था क्योंकि उनका नामांकन था। आप देख लीजिए, आज ज़िले में अभी जंगीपुर में आपने देखा होगा, तथाकथित एक माननीय दल बदल वाले मंत्री जी ने जो है एक ब्राह्मणों की सभा की थी, और आए दिन ब्राह्मणों की सभा जो है गाजीपुर में बीजेपी के लोग जो ब्राह्मण नेता हैं वो कर रहे हैं। आखिर आज वो चुनाव आचार संहिता नहीं लगी है, आज भी तो वही चुनाव आचार संहिता है। तो जिस दिन हमारी परशुराम जयंती है, हमारा त्यौहार है, अगर हमारे त्यौहार से हमें वंचित किया जाता है इसी तथाकथित हिंदूवादी सरकार में, तो इससे बड़ा कष्ट हमको क्या होगा। तो ये वो ब्राह्मण सोचें जो ब्राह्मण उस तरफ खड़े हैं
बीजेपी की तरफ खड़े हैं उनको सोचना है कि हमारी स्थिति यहाँ पर क्या है। ना आप लोकसभा में कहीं हैं, ना आप विधानसभा में कहीं हैं, कि ये एक नकारापन रवैया रहा और जो है, और हमारे ब्राह्मणों के लिए जो है ये बहुत बड़ी शर्म की बात रही कि हम अपनी जयंती पे अपने आराध्य की पूजा तक न कर पाए, उनको उनके प्रति दो भाव न हम समर्पित कर पाए। आपने परशुराम जयंती की बात की, लेकिन बहुत से ब्राह्मण लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी लॉज में मनाएं, कहीं मनाएं, इस तब अनुमति मांगी जाती। जैसे जंगीपुर में भाजपा नेताओं द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन किया गया तो वो अनुमति मांगी गई होगी, या हो सकता है शासन सत्ता का जो है उनका अपना है तो बिना अनुमति के भी हो गया होगा। लेकिन हम ब्राह्मणों ने एक नियम कायदे के तहत जो है एक अनुमति मांगी थी, और बाकी धर्म तो घर के अंदर की चीज़ है ही है। सड़क पे लाया कौन जय श्री राम का नारा लगा करके? ये तो जय श्री राम का जो नारा लगवाते हैं सड़कों पर, उनको सोचना चाहिए कि धर्म घर की चीज़ है। जो आज कह रहे हैं कि घर में पूजा कर लेनी चाहिए, तो राम तो घर में भी हैं, उसके लिए फिर वहाँ जाकर गोली खाने की क्या ज़रूरत थी लोगों को? अगर मैं आपसे कहूँ, भारत की बात होती है, बदलते भारत की बात होती है, और क्योंकि 10 सालों में एक ऐसी रेखा खींची गई है विकास की, जिसने धरातल पे भारत में ही नहीं विदेशों में भी भारत को गौरवान्वित किया है। क्या भारत की अगर मैं बात पूछूं, क्या भारत आत्मनिर्भर बन चुका है? देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ये भारत 3 ट्रिलियन इकनॉमी हो गया है। पत्रकार साहब, आप अपनी ही इनकम बता दीजिएगा, क्योंकि जो देश हम 5वें से तीसरे पे पहुँचे, तो वो जो तीसरे और 5वें तक जो देश रहे होंगे, जापान, इंग्लैंड, जो भी देश रहे होंगे, उनको तो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि भाई भारत 3 ट्रिलियन की इकनॉमी हो गया। तो उनको शर्मिंदगी क्यों नहीं महसूस हुई? जानते हैं, प्रति व्यक्ति आय उनकी क्या है, ये ज़रूरी होता है देश में, कि हमारी आय क्या है। हम 1 ट्रिलियन की इकनॉमी बन जाएं और भुखमरी के इंडेक्स में 180 देशों में 116वें पे रहें, तो ये नहीं होता है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जो 2013 में हमारे देश पे कर्जा 48,000 करोड़ रुपए का था, वो 2024 में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है। अगर ये इसी रफ्तार चलती रही तो 27-28 तक ये जीडीपी का 100% हो जाएगा। आप समझिए कि हम कितने बड़े कर्ज की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब 3 साल में 150 गुना कर्जा, 300 गुना, 48,000 से सीधे 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो जाना। मतलब अब आप ये सोचिए कि जो लड़का पैदा हो रहा है वो भी भारी कर्जे में पैदा हो रहा है। क्या कर्ज लेकर के हम आत्मनिर्भर बनेंगे? क्या कर्ज लेकर के कोई देश विश्वगुरु बना है? क्या कर्ज लेकर कोई देश विकसित बना है? अगर एक देश ऐसा हो तो मुझे बता दीजिए जो इतना बड़ा कर्ज लेकर के, कर्ज दे करके बन सकता है। कर्ज लेकर के कोई आत्मनिर्भर बने तो ये उसकी सोच पे निर्भर करता है। इससे ज़्यादा और मैं आपसे क्या कहूँगा। आदित्यनाथ योगी जी जो कि मुख्यमंत्री हैं हमारे सूबे के, उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर उस्मान की बात की गई, और उन्होंने कहा मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, जो खुद को ब्रिगेडियर उस्मान का वंशज बताते हैं, उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया। देखिए, इस समय बीजेपी बौखलाई हुई है अपनी हार को देख करके। ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के वो हैं या नहीं, क्या डीएनए की रिपोर्ट है क्या उनके पास? दूसरी बात, आप एक चीज़ ये बता दीजिए, एक हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका बेटा डाकू था। तो ये कहाँ लिखा है कि पहलवान का बेटा पहलवान ही होगा और राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति ही होगा? एक राष्ट्रपति का बेटा था, उन्होंने लिखा कि मेरे जो सफ़ेद जीवन कार्यकाल में मेरे पे एक बदनुमा दाग लगा तो वो अपने बेटे से, क्योंकि उनके बेटे को फांसी की सज़ा थी और उनको उनके विदेश यात्रा जाने पर उस सज़ा को राष्ट्रपति ने आजीवन कारावास में बदल दिया था। उस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया था कि ये कलंक मेरे स्वच्छ छवि पर ये एक कलंक की तरह रहेगा। तो एक बात बता दें, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल बोला वहाँ पर बिहार में कि विपक्ष मुजरा कर रहा है। मुजरा, एक सवाल बस आपसे पूछना चाहता हूँ, या मैं जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि मुजरा क्या पुरुष करता है या महिला करती है? ये सीधे सीधे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव, ममता बनर्जी या विपक्ष की जो महिला सांसद हैं या विपक्ष को वोट देने वाली जो महिलाएं हैं, मतलब सीधे तौर पे कहूँ तो ये देश की महिलाओं का अपमान है। कोई महिला ऐसी होगी जो शौक़ से मुजरा करती हो? बताइएगा।
वो मुजरत कौन करवाने पे बाध्य करता है, पुरुष या स्त्री? उसे पुरुष ही बाध्य करता है ना वहाँ तक करने पर। तो आपने एक मुजरा करने वाला बोल करके विपक्ष को, पहले तो मैंने ऐसी भाषा अपने जीवन काल में किसी प्रधानमंत्री से नहीं सुनी थी जो हमको सुनने को मिला, और बहुत ही कष्ट हुआ, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, शायद कम होगी। मतलब आप एक महिला को जो है के प्रति आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब बेटी से मुजरा कराओ तक पहुंच गए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सीधे सीधे हमारे मातृशक्ति पे, नारी शक्ति पे ये उनका हमला है कि महिलाएं ऐसी होती हैं, वो मुजरा करती हैं। उनके कहने का मतलब ये है, कहीं आपने पुरुष मुजरा तो करते देखा नहीं। हो सकता है उन्होंने कोई संघ ऐसा ज्वाइन किया हो जहाँ पुरुष मुजरा करते हो। हम लोगों ने तो आज तक मुजरा जो भी सुना है वो एक महिला को ही करते देखा है। तो उस महिला को मुजरा कौन कराता है? और क्या प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ के लोगों को अगर अपना परिवार मानते हैं तो क्या वो अपनी बहन बेटियों को मुजरा करते हुए देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है और वो मंचों से बोल रहे हैं कि वो लोग मुजरा कर लें? तो एक बात बता दूं मैं आपको, ये इनकी जो भाषा रही है, ये भाषा सभ्य समाज कभी भी इसे पसंद नहीं करेगा, और उनको उनकी छवि को ये धूमिल करता है। ऐसी भाषा जो है। लोकसभा की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी सीट मानी जाती है गाजीपुर। विकास पुरुष के नाम से मनोज सिन्हा जी को कहा जाता है, और जब अफजाल अंसारी बसपा और सपा के साथ थे तो लगभग 1 लाख से ऊपर वोट का इजाफा हुआ था मनोज सिन्हा जी का। भले ही वो चुनाव हारे, बात होती है कि यहाँ पे भुनिहार वोटर नहीं है, फिर भी लोगों ने उनको पसंद किया। लेकिन इस बार के चुनाव पर अगर मैं आता हूँ, सीधा मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जहाँ पर कांग्रेस है और सपा, बसपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है, क्या जिस वोट को मनोज सिन्हा जी साथ पाए थे, जो 1 लाख से ऊपर का वोट उनको मिला था, जो ज़्यादा था, भले ही वो चुनाव हारे, क्या वो वोट इस बार आने वाला है और इसके साथ ही और भी कुछ विकास पे वोट मिलने वाला है? मैं ये सवाल अगर आपसे पूछूं, सीधा सवाल आपसे। देखिए, अगली बार जो चुनाव हुआ था यहाँ पे 2 चीज़ें प्लस थी। जातीय समीकरण पे होना चुनाव, सपा बसपा गठबंधन होने के बावजूद भी, एक तो मोदी जी का चेहरा भी सामने था, और दूसरा माननीय मनोज सिन्हा जी की छवि और उनके विकास कार्यों का जो लेखा जोखा था वो भी जनता के सामने था। तो अगली बार का चुनाव और इस बार के चुनाव में बहुत अंतर हो चुका है। इस बार ये चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे नहीं, बल्कि लोकल कैंडिडेट और जाति आधारित पर ही ये चुनाव आज चल रहा है। क्या होगा? तो मैं ये जानता हूँ कि मेरा जो मानना है कि वो जो रिकॉर्ड मत उन्होंने 1 लाख पाया था, वो पूरे देश में ऐसा कोई लोकसभा का क्षेत्र नहीं रहा होगा जहाँ इतना वोट इंक्रीज किया होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि उतना वोट उनको नहीं मिल सकता आज की डेट में, क्योंकि जो उनके कैंडिडेट हैं उनकी छवि मनोज सिन्हा जी के आगे कहीं टिकती ही नहीं है। और रही बात कि उनकी छवि का न टिकना, वो आप भी जानते हैं कि क्या कारण है। कि मनोज सिन्हा जी अगर आज होते तो मैं कह सकता था दावे के साथ कि हाँ, शायद वो वोटर फिर लौट करके बीजेपी की तरफ आ गए होते। लेकिन आरएसएस द्वारा प्रत्याशी का थोपना और आरएसएस के द्वारा माननीय मनोज सिन्हा जी का मुख्यमंत्री बनते बनते राज्यपाल बना देना उनका ही अपमान नहीं था, इस जिले का अपमान था। तो आरएसएस का ही प्रत्याशी उतार देना इस जिले की जनता को, बार बार कह रहा हूँ कि 2017 का जख्म दिया गया है, जिसका वो इस बार हिसाब चुकता करेगी। बार बार आप मनोज सिन्हा जी की बात करते हैं, क्या विनीत तिवारी जी के दिल में बसते हैं मनोज सिन्हा? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि 4 वरिष्ठ नेताओं में जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उनमें मैं उनको एकमात्र पढ़ा लिखा जो है, एकमात्र पढ़ा लिखा नेता मानता हूँ, और ऐसा सुलझा हुआ नेता मानता हूँ। इन्होंने ही कहा था 2019 को में एक मीडिया के साक्षात्कार में, यदि आप कहेंगे तो मैं आपके कैमरे पर उसे दिखा भी सकता हूँ। इन्होंने कहा था कि 2019 में कहा था इन्होंने कि यदि 2024 तक प्रियंका गांधी ऐसे ही सक्रिय राजनीति में रहीं तो वो दिन दूर नहीं कि 2024 में कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज कराएगी जो है देश में। ये मनोज सिन्हा जी के बयान हैं। उन्होंने कहा था कि यदि प्रियंका गांधी की उपस्थिति 2024 तक वो रही, मतलब सक्रिय रही, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जो है क्या कहते हैं आपका कि उपस्थिति, कांग्रेस मजबूत उस उपस्थिति दर्ज कराएगी। तो आज वो बातें सत्य होती दिख रही हैं। देखिए, मैं आपके कैमरे पर दिखा रहा हूँ, जो उन्होंने कहा था
वो सत्य होती दिख रही। ये होता है एक दूरदर्शी नेता की सोच, और ये होता है एक दूरदर्शी नेता का अपना एक तरीका सोचने का कि हाँ वो विपक्षी दल भी है तो वो भी बढ़ सकता है यदि उसके साथ ये चीज़ें प्लस होती हैं। तो ये उनका मानना है। और आज देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस सर्वाइव कर रही है, तो ये एक उनका अनुभव बोला था। देखिए ये सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि इसी तरह प्रियंका जी करें तो 2024 तक देख लीजिए। ये फोटो नेट की वजह से नहीं आ पा रहा है। ठीक है। लेकिन ये माननीय मनोज सिन्हा जी का ही बयान है, और मैं मानता हूँ कि वो एक सुलझे हुए और एक बहुत ही जिले के सभ्य और हमारे कद्दावर नेता रहे, जिनकी राजनीति को ख़त्म करने वाली यही आरएसएस रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कोई एक बार सांसद बन जाता है तो लोग कहते हैं ठीक है 5 साल उसने किया, फिर हम मौका देते हैं, दोबारा वो चुन के आता है, तो लोगों को ये उम्मीद जगती है कि वो विकास करेगा। बीजेपी 10 साल से है सत्ता में, आप इसको मानते हैं। लेकिन अगर मैं विनीत तिवारी जी से पूछूं, जैसे अफजाल अंसारी जी बार बार हमेशा मंचों पे एक बात कह रहे हैं कि मैं 5 बार विधायक रहा और 2 बार मैं सांसद रहा, तो क्या गाजीपुर की जनता, लोग अगर ग्राउंड पे बहुत सारे ऐसे मीडिया के लोग जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि यार जिसने इतना लंबा राजनीति में समय दिया, लेकिन क्या गाजीपुर की उस विकास को वो चीज़ कर नहीं पाए अफजाल अंसारी? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, वो गाजीपुर के विकास के लिए 2 बार मनोज सिन्हा जी भी सांसद रहे, उनका भी देख लीजिए कि बतौर सांसद जब तक केंद्र में सत्ता ना हो, राज्य में आपकी सत्ता ना हो, तब तक आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाते हैं। ये विडंबना है हमारे देश की, होना ये नहीं चाहिए। चाहे सांसद विपक्षी दल का हो या पक्ष का, उस जिले के का जो है प्रयास करना चाहिए विकास करवाने का, लेकिन हो नहीं पाता। देखिए राधा मोहन सिंह जी, तो फिर उसके चुनने का क्या मतलब? चुनने का देखिए लोकतंत्र है, किसी को हमें वो चुनना तो है ही है, वोट तो देना ही है। तो भाई ठीक है, एक राजनीतिक अनुभवी व्यक्ति है हमारे सामने, और एक व्यक्ति जो हैं वो शिक्षा जगत के नकल के जनक हैं। तो अब हम राजनीतिक व्यक्ति चुने या शिक्षा जगत के नकल के जनक को चुने, तो उससे बेहतर है कि हम एक राजनीतिक व्यक्ति को चुने जो सदन में जाए और सवाल उठाए, क्षेत्र की बात करे, और जो सरकार की योजनाएं हों उनको जिले में ले आकर के जिले का विकास करवाए। इस बार होगा, बिल्कुल होगा विकास। देखिए बतौर सांसद एक फंड होता है, उसी के तहत वो कार्य कर सकते हैं, या जो योजनाएं होती हैं उनको लाकर कार्य करवाया जा सकता है। लेकिन यदि सरकार बनती है और उस सरकार बनने के बाद उनके पास और भी क्राइटेरिया बढ़ जाती है विकास कार्य कराने की, जैसे माननीय मनोज सिन्हा जी, रेल का तो विकास इन्होंने किया, लेकिन आप सोचिए BSNL हमारी जो हमारी सरकारी संस्थान थी वो उजड़ गई जियो के चलते। हमारे BSNL के टावर पे जियो के वो लगे हुए हैं। इस बार उम्मीद है, इस बार की जो सरकार अगर आती, सरकार आएगी, अगर ये बदलती है सरकार, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि BSNL फिर अपनी यथास्थिति में आएगा और देश में BSNL का रुतबा फिर उसी तरह बढ़ेगा जैसे पहले बढ़ रहा था। गाजीपुर की राजनीति भंवर में अगर मैं बात करूँ लोकसभा की, तो 1 जून को यहाँ पे मतदान होना है और 4 जून को जो फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार होगी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक बेबाकी से मैं कहूँ विनीत तिवारी जी, आपने इतना समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।